18 मई 1974 इंडिया की स्टेट राजस्थान में मौजूद जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पोखरान नामी टाउन में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है, जिसको नाम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया ने इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को PNE यानी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया, यानी अमन के लिए किया गया एक न्यूक्लियर धमाका। लेकिन इस न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का मतलब दुनिया को ये बताना था कि इंडिया अब न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी रखता है। इस टेस्ट के फ़ौरन बाद साउथ एशिया की रीजन में पावर ड्रामेटिकली शिफ्ट होना शुरू हो गया और पाकिस्तान में एक खलबली सी मच गई। इंडिया अब एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुँच चुका था। पाकिस्तान और इंडिया ये दो वो मुल्क जो 1947 के पार्टीशन के बाद वजूद में आए और आज़ादी के बाद भी कई दहाइयों तक एक दूसरे से फुल स्केल वॉर लड़ते रहे, जिनमें 1947, 1965 और 1971 की बड़ी वॉर शामिल है। इन तीनों बड़ी जंगों में दोनों मुल्कों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अगर 1971 की जंग की बात की जाए तो इस जंग में पाकिस्तान को इस कदर बड़ा नुकसान हुआ कि आधा मुल्क ही टूट कर अलहदा हो गया। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, अब आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इंडिया ने इस जंग में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान और उसकी मिलिट्री के ख़िलाफ़ बहुत उकसाया कि वो वायलेंस पर उतर आए और सेपरेशन की डिमांड करना शुरू कर दी। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सच थी कि उनके राइट्स को दबाने की कोशिश की जा रही थी और उनके साथ ज़बरदस्ती का मामला किया जा रहा था। पाकिस्तान ने इस जंग में अपनी आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन और उसके साथ साथ अपनी टेरिटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाया। अगर पॉपुलेशन की बात नंबर्स में की जाए तो 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन करीब 5.5 करोड़ थी और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 7.5 करोड़ प्लस थी। इमेजिन करो, उस वक्त 2.5 करोड़ की आबादी लूज़ करी थी पाकिस्तान ने। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की ख़राब पॉलिसीज़ और ईगो की वजह से 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से भी प्लस सोल्जर्स ने उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर की सरबराही में इंडियन मिलिट्री और मुख्ती बहानी, वो ग्रुप जो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के लिए फ़ाइट कर रहा था, उसके सामने सरेंडर करना पड़ा। पहले मुल्क की अच्छा खासी टेरिटरी खोना, फिर उसके बाद 2.5 करोड़ की आबादी और उसके बाद 90,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स का यूं सरेंडर करना। ये सरेंडर दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। इंडिया की शदीद इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान को एक भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिससे पाकिस्तान को अब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पे शक होना शुरू हो गया कि क्या पाकिस्तान सच में अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन गेम में बाजी तब पलटती है जब 1971 की जंग के सिर्फ 3 साल बाद इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है, जिससे अब पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस होना शुरू हो जाता है। इन तमाम हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया। वैसे तो 1971 की जंग के बाद 1972 में ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन पर काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को ये ज़िम्मेदारी सौंपी और कहा कि 1976 के एंड तक न्यूक्लियर बम बनाना मुकम्मल किया जाए। दिसंबर 1972 में डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि एक मशहूर पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स थे, उन्होंने इटली में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स ICTP में काम करने वाले पाकिस्तानी साइंटिस्ट को एक सीक्रेट कोड मेमो भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान वापस आकर
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुनीर अहमद खान साहब को रिपोर्ट करें। इस सीक्रेट कोड मेमो में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा है जो कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जिसके अंडर यूएस ने अपना एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था। इन साइंटिस्ट को पाकिस्तान वापस भेजने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में भी एक थियोरेटिकल फिज़िक्स ग्रुप यानी टीपीजी बनाया जाए और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब के डिज़ाइन और उसकी कैलकुलेशन पर काम करें। फिर इसके चलते कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की भी और साइंटिस्ट ने इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें रियाजुद्दीन, फयाजुद्दीन, मसूद अहमद और फ़हीम हुसैन के नाम शामिल हैं। आगे जाके ये तमाम लोग टीपीजी के मेन मेंबर्स बन गए। ईयर 1974 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम की क़यादत में टीपीजी ने एटम बम बनाने की मुख्तलिफ़ पेचीदगियों पर काम किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, अहमदी मुस्लिम, उनके ख़िलाफ़ जारी मुल्क में प्रोटेस्ट की वजह से उनको जल्द ही पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल सलाम एक अहमदी मुस्लिम थे जिनको पाकिस्तान में 1974 के लॉ के बाद नॉन मुस्लिम कंसिडर किया जाने लगा और पाकिस्तान में लोगों के अंदर अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जज्बात बढ़ते देखकर उन्होंने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने टीपीजी से अपना राब्ता बरकरार रखा। 1974 के चलते इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी एटम बम बनाने की किसी भी किस्म की कोई कोशिश नहीं की गई थी और उस वक्त भी जब न्यूक्लियर वेपन बनना शुरू हुआ, पाकिस्तान के पास कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल जैसी बेसिक टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्नोलॉजी का मेन काम मशीन के पार्ट्स को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल करना और उनको ऑटोमेट करना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिज़ाइन बनानी हो तो मशीन अपने आप उस डिज़ाइन को ख़ुद बनाएगी जब भी उससे कमांड दिया जाएगा। इस सीएनसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्यूक्लियर डिवाइस का डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाना था, लेकिन उस वक्त ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऑल्दो बाद में इसे ज़रूर एक्वायर किया गया। रियाजुद्दीन ने उस वक्त बड़ी ही सिंबॉलिक स्टेटमेंट दी और कहा कि जब अमेरिका सीएनसी के बगैर न्यूक्लियर बम बना सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। ये स्टेटमेंट पाकिस्तानियों के अज़म को साफ साफ बताती थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम के पाकिस्तान छोड़ने के बाद डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान ने टीपीजी को लीड करने का ज़िम्मा उठाया, लेकिन मसला ये भी था कि पीएईसी के पास सिर्फ 20 लेबॉर्ट्रीज़ थी ओवरऑल पाकिस्तान, जिनमें मुनीर अहमद ख़ान को शेड्यूल के मुताबिक काम करने में बहुत मुश्किलें दरपेश थीं। आप कहोगे कि 20 लेबॉर्ट्रीज़ तो थीं और कितनी चाहिए थी। मसला दरअसल ये था कि जो 20 लेबॉर्ट्रीज़ अवेलेबल थीं उनमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओल्ड था, जिससे बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थीं। शुरू में 2 तरह के न्यूक्लियर वेपन के डिज़ाइन बनाए गए। एक था गन टाइप फिजन वेपन और दूसरा इम्प्लोजन न्यूक्लियर वेपन। गन टाइप फिजन वेपन में फिजाइल मटेरियल जो कि 2 सब क्रिटिकल मासेस प्लूटोनियम और यूरेनियम का एक बहुत छोटा सा पोर्शन जिसको बॉम्ब के अंदर अलग अलग पार्ट में रखा जाता है और जब बॉम्ब को डिटोनेट करना यानी फाड़ना हो तो रैपिडली मिक्स कर दिया जाता है। गन टाइप फिजन इम्प्लोजन न्यूक्लियर वेपन के मुकाबले में काफ़ी आसान है, लेकिन जो फिजाइल मटेरियल इसको ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल होता है यानी प्लूटोनियम और यूरेनियम, उसको मिक्स करने के बाद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती और न्यूक्लियर बॉम्ब अपनी फुल पोटेंशियल से ब्लास्ट नहीं होता। इसके अलावा ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े और भारी होते हैं, जिससे इनको कहीं भी डिटोनेट करना आसान नहीं होता। जबकि बात अगर इम्प्लोजन वेपन्स की जाए तो इम्प्लोजन न्यूक्लियर वेपन में होता ये था कि जो सब क्रिटिकल मासेस थे प्लूटोनियम और यूरेनियम, उन दोनों को एक गेंद नुमा शेप में रखा जाता था और फिर उन दोनों को इस कदर प्रेस किया जाता था कि उनमें से यूनिफॉर्म शॉक वेव्स क्रिएट हों और वो जाके एक चेन रिएक्शन शुरू करें, और जैसे ही चेन रिएक्शन शुरू हो हमें एक मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखने को मिले। इसका फ़ायदा ये था कि प्लूटोनियम और यूरेनियम को कंप्रेस करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती थी वो काफ़ी होती थी एक चेन रिएक्शन को उसकी फुल पोटेंशियल के साथ ट्रिगर करने के लिए, जो कि गन टाइप फिजन वेपन में हमें नहीं मिलती थी। ये कैरी करने में भी आसान होते थे कंपेयर टू गन टाइप फिजन, तो यही वजह बनी कि पाकिस्तान ने बाद में इसी डिज़ाइन का इंतखाब किया। 1974 के एंड में यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसको आज बहुत से लोग मोहसिन पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिनको डॉक्टर AQ ख़ान भी कहा जाता है, एक मेट्रोलॉजिस्ट जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट कंपनी यूरेनको में काम किया करते थे।
वहाँ उन्होंने यूरेनियम को एनरिच करने का कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क सीखा। न्यूक्लियर बॉम्ब की डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर मेथड पर बहुत डिपेंड करती थी। यही वो फार्मूला था जिससे एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता था, और वो फार्मूला ये था कि यूरेनियम को एनरिच कैसे किया जाए। अगर सिंपल डेफिनेशन में समझा जाए तो आपने क्लास 9 या 10 में आइसोटोप्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। आइसोटोप्स यानी किसी भी एलिमेंट का एक दूसरा फॉर्म या रूप। इनमें होता ये है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अगर हम यहाँ बात यूरेनियम 234 की करें तो ये आइसोटोप दुनिया में मौजूद टोटल यूरेनियम का सिर्फ 0.005% बनता है। यूरेनियम का ये आइसोटोप बाकी आइसोटोप से मुकाबले में तो रेडिएक्टिव होता है, लेकिन इतना नहीं कि इससे एक चेन रिएक्शन शुरू किया जा सके और मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो। यही वजह है कि यूरेनियम 234 को न्यूक्लियर बॉम्ब की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेम कहानी यहाँ यूरेनियम 238 की भी है, ऑल्दो फ़र्क ये है कि दुनिया में मौजूद 99.3% यूरेनियम इसी आइसोटोप की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ये आइसोटोप यूरेनियम 234 से भी ज़्यादा कम रेडियोएक्टिव होता है। इनके लिए हम टर्म्स यूज़ करते हैं फिज़ाइल मटेरियल और नॉन फिज़ाइल मटेरियल की। पहले नॉन फिज़ाइल मटेरियल को समझ लेते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं जो खुद से चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकते, जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ देखने को नहीं मिलता, जबकि फिज़ाइल मटेरियल बिल्कुल इसका उलट होते हैं। इनमें चेन रिएक्शन करना पॉसिबल होता है और इसी चेन रिएक्शन की वजह से मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है और बड़ा एक्सप्लोजन करना पॉसिबल होता है। इसीलिए यूरेनियम 234 और 238 दोनों नॉन फिज़ाइल मटेरियल की कैटेगरी में शामिल होते हैं, जबकि यूरेनियम का 235 आइसोटोप्स एक फिज़ाइल मटेरियल है। ये आइसोटोप दुनिया में मौजूद यूरेनियम में सिर्फ 0.7% पाया जाता है। यूरेनियम की इनरिचमेंट में इसी मटेरियल को इनरिच किया जाता है ताकि कम से कम यूरेनियम से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो। यूरेनियम इनरिचमेंट के इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को एक ऐसे साइंटिस्ट की रिक्वायर्ड थी जो कि इसमें एक्सपर्टीज़ रखता हो। इसीलिए 1974 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ज्वाइन करने की दावत दी। जैसे मैंने बताया कि यूरेनियम की इनरिचमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी एक्सपर्टाइज़ को पाकिस्तान के लिए सर्व किया और बशीर अहमद नामी साइंटिस्ट के साथ मिलकर यूरेनियम की इनरिचमेंट पर काम करना शुरू कर दिया। 1977 से 1978 तक थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप TPG ने अपना पहला इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन का डिज़ाइन तैयार कर लिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक माइलस्टोन था। 1993 तक TPG ने अपना पहला कोल्ड टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया था, जिसमें यह टेस्ट किया गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब की परफॉर्मेंस और इसके इफेक्ट्स कैसे होंगे। इसके बाद 1994 तक चलते पाकिस्तान ने 24 से भी ज़्यादा कोल्ड टेस्ट किए, जिनमें पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन को मज़ीद रिफ़ाइन और परफेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान दुनिया को ये भनक पड़ना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। इसलिए 1981 में ये बात सामने आई कि 3 वेस्टर्न इंजीनियरिंग कंपनीज़ को बॉम्बिंग के थ्रेट्स मौसूल हुए। इसके साथ साथ वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की थ्रेटिंग कॉल्स भी रिसीव हुई, क्योंकि ख़दशा ये था कि ये कंपनीज़ पाकिस्तान और इराक जैसी कंट्रीज़ के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट फराहम करेंगी। इन चीज़ों के पीछे एलिजिडली इज़राइल का नाम दिया जाता है, क्योंकि इज़राइल कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी इस्लामिक स्टेट न्यूक्लियर वेपन बनाए और आगे जाके उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए। इसी के चलते इज़राइल और इंडिया ने 1982 में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने का प्लान बनाया। ये प्लान कुछ इसी तरह का था जिस तरह इज़राइल ने इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करके उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे कर दिया था। प्लान ये था कि इजरायली F-16 और F-15 फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स के उधमपुर एयरबेस से लॉन्च करके लो लेवल फ्लाइट करते हुए पाकिस्तान की कहोटा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉम्प्लेक्स को टारगेट करना था। ये वही कॉम्प्लेक्स था जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते सीक्रेटली कायम किया। इसको टारगेट करने का मकसद पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेलना था। लेकिन उस वक्त अमेरिका इस अटैक के बिल्कुल भी हक में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी स्ट्रेटजिक और इम्पॉर्टेंट थी, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप, रशिया और एशिया में US के इन्फ्लुएंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। US किसी भी वजह से पाकिस्तान से अपने रिलेशन नहीं बिगाड़ सकता था।
पाकिस्तान ने इस न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के प्रोसेस में भरमार चैलेंजेस का सामना किया, जिनमें पहले आधा मुल्क टूटकर अलहदा हो जाना, फिर उसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपनी आंखों के सामने न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंचते हुए देखना, फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम का यूं पाकिस्तान छोड़ जाना और इंडिया और इसराइल के फासिद प्लान्स। लेकिन इन सब के बावजूद दिन आता है 14 मई 1998, जब इंडिया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 पर उसी पोखरान टाउन में, जहां उसने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, मज़ीद 5 न्यूक्लियर धमाके करता है और अपने आप को ऑफिशियली 6th न्यूक्लियर आर्म नेशन डिक्लेयर कर देता है। पूरा इंडिया खुशी से झूम उठता है और अब पाकिस्तान को नीचा दिखाना शुरू कर देता है। इंडियंस को ये लगना शुरू हो जाता है कि पाकिस्तानियों के पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से न्यूक्लियर बम बनाएंगे। लेकिन इंडिया की ये गलत फहमी सिर्फ 14 दिन बाद ही मिट्टी में मिल गई, जब 28 मई 1998 3:15 पर बलूचिस्तान के इलाके चगाई में पहाड़ों को लरसते हुए देखा गया। ये देखा गया कि इन पहाड़ों से धुआं उठ रहा है। जब वजह मालूम करी तो पता लगा कि पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है। ये वो मंजर था जब चगाई की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम ब्लास्ट से दरज उठी। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चगाई का इलाका इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेटेड था और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। इस इलाके में एनवायरमेंटल डैमेज और कैजुअलिटीज़ का खदशा बहुत कम था। इस टेस्ट के बाद पाकिस्तान भर में ईद जैसा माहौल था। पाकिस्तानियों ने इस मोमेंट को अपनी नेशनल प्राइड का सिंबल बनाया और हर किसी ने एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटी। इस टेस्ट ने अब पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान से जंग छेड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। बाद में चलते बाकी कंट्रीज़ की तरह पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की पॉलिसी को शेप देना शुरू की। किसी भी मुल्क की अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेके स्ट्रेटजी और पॉलिसी बताने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन सिर्फ रीजनल थ्रेट तक महदूद है, जैसे कि इंडिया। पाकिस्तान यहाँ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस फॉलो करता है, जिसका मतलब पाकिस्तान सिर्फ उतने ही न्यूक्लियर हथियार रखेगा कि अगर कोई कंट्री उस पर अटैक कर दे तो उसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद हो। यहाँ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब अगर कोई कंट्री जो कि न्यूक्लियर वेपन पजेस करती हो उस पर एनिमी अटैक कर दे और उसके बावजूद बैकअप में जिस कंट्री पर हमला हुआ है उसके पास न्यूक्स मौजूद हो, तो अगर कंट्री एज ए स्टेट भी ख़त्म हो जाए तब भी वो दुश्मन मुल्क पे न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट कर सकती है। यही वजह बनी कि 1947 के बाद 1971 तक पाकिस्तान और इंडिया ने 3 फुल स्केल वॉर कॉन्फ्लिक्ट लड़े। 1971 के बाद आज तक 50 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी कभी भी एस्केलेशन इतनी नहीं बढ़ी कि फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क अब न्यूक्लियर पावर हैं। अगर जंग छेड़ी गई तो दोनों मुल्कों की तबाही पक्की है। अब यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की डॉक्ट्राइन के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ करने की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंडिया नो फर्स्ट पॉलिसी का यूज़ करता है, मतलब इंडिया तब तक किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा जब तक उस पर खुद ना हो जाए, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ऑफिशियली तो अपनी पॉलिसी ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अपनी टेरिटरी का बड़ा हिस्सा खो देता है, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हुआ, उसी तरह यह पाकिस्तान को ये एहसास होने लगता है कि अब उसकी मिलिट्री पावर या इकनॉमिक पावर एज अ स्टेट सर्वाइव करने के लिए ख़त्म हो चुकी है, तो पाकिस्तान उस कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स लॉन्च करने की बात की जाए तो पाकिस्तान मिलिट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें लैंड, एयर और सी तीनों से स्ट्राइक की जा सकती है। अगर लैंड की बात करें तो पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है, जिनमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBMs और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी MRBMs। इनका यूज़ दुश्मन मुल्क के मिलिट्री इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स को शाहीन, वॉरी और अबाबील जैसे मिसाइल सिस्टम के ज़रिए लॉन्च किया जा सकता है।
अगर एयर की बात करें तो पाकिस्तान के पास इनफ क्वांटिटी में JS-17 थंडर और F-16 जेट्स मौजूद हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करके किसी भी लोकेशन पर प्रिसाइसली अटैक कर सकते हैं। ई बेस्ड अटैक में पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ सबमरीन जैसे PNS हमजा, PNS खालिद और PNS गाजी मौजूद हैं, जिनसे क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए भी किसी भी कंट्री पर सेकेंड स्ट्राइक की जा सकती है। ये तरीका सबसे गारंटीड होता है क्योंकि सबमरीन्स डीप सी में बिल्कुल अनडिटेक्टेबल रहती हैं और कहीं से भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। ये सबमरीन्स गारंटी देती हैं कि अगर आप ना भी बचे हों तब भी ये मैदान में मौजूद होती हैं और कहीं से भी रिटेलिएट कर सकती हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद तकरीबन 170 से लेकर 200 के बीच है, जो कि किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पर जाने से रोकती हैं। न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इससे न सिर्फ पाकिस्तान ने अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि दुनिया को ये भी बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करते वक्त एक बड़ी सिंबॉलिक स्टेटमेंट दी थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन ज़रूर बनाएंगे, और आज ये बात सच हुई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट में सर्व करने वाले मुख्तलिफ साइंटिस्ट को बाद में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का भी नाम शामिल है। लेकिन इसकी बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे और इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं।